इस कहानी की शुरुआत होती है इंडोनेशिया के एक बेहद दूर दूर दराज और वीरान द्वीप सुम्बा से। ये इलाका इतना सुनसान है कि दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं, बस सूखी जमीन, पथरीले पहाड़ और जलती धूप। इसी वीराने के बीच एक अकेला सा लकड़ी का घर खड़ा है। ये घर है मर्लिना का। मर्लिना एक शांत, गंभीर और मजबूत औरत है। वह अपने घर के आंगन में चुपचाप बैठी होती है। तभी अचानक उस खामोशी को चीरती हुई एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई देती है। आवाज धीरे धीरे पास आती है और घर के सामने आकर रुक जाती है। एक आदमी मोटरसाइकिल से उतरता है। उसका नाम है मार्कस। उसकी शक्ल से ही गुंडई टपक रही होती है। गले में एक अजीब सा लंबा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लटका हुआ है और कमर में बंधी है एक बड़ी धारदार तलवार। उसकी आंखों में लालच और बेरहमी साफ छलक रही होती है। मार्कस बिना इजाजत घर के अंदर घुस आता है। वह चारों तरफ नजर घुमाता है। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में जाती है, जहां एक आदमी कंबल में लिपटा कुर्सी पर बैठा होता है। मार्कस उसके पास जाता है और पूछता है, ये कौन है? मर्लिना बेहद शांत आवाज में जवाब देती है, ये मेरे पति हैं। मार्कस ध्यान से उस आदमी को देखता है और तुरंत समझ जाता है कि वह जिंदा नहीं है, वो एक लाश है। दरअसल इंडोनेशिया के कुछ इलाकों में एक पुरानी परंपरा है। जब कोई मर जाता है तो उसे तुरंत दफनाया नहीं जाता। परिवार वाले लाश को मम्मी की तरह सजाकर अच्छे कपड़े पहनाकर घर में ही रखते हैं, जब तक दफनाने के लिए पैसे इकट्ठा न हो जाएं। मर्लिना बताती है कि उसके पास पैसे नहीं है, फैट, इसलिए उसने अपने पति को ऐसे ही रखा हुआ है। मार्क्स ये सब सुनकर जरा भी नहीं पसीजता। उल्टा वह कुर्सी खींचकर बैठ जाता है और हुक्म देता है, मेरे लिए चाय बनाओ, मैं सफर से बहुत थका हूं। मर्लिना बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है, चाय बनाती है और ट्रे में लेकर आती है। चाय पीते हुए मार्कस अगला झटका देता है। वह कहता है, आज रात मैं अकेला नहीं हूं, मेरे 6 और साथी आने वाले हैं। हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हम तुम्हारे जानवर ले जाएंगे, गाय, भैंस, मुर्गियां, सब। मर्लिना के लिए ये जानवर उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा होते हैं। लेकिन मार्कस यही नहीं रुकता। वह बेहिचक कहता है, और हाँ, हमें रात के खाने में चिकन सूप चाहिए, बहुत सारा। फिर वो बात कहता है जो किसी भी औरत की रूह तक तोड़ दे, आज रात हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारा पति मर चुका है, तुम अकेली हो। अगर हमारी बात मान ली तो तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, वरना घर जला देंगे। मर्लिना के पास कहने को कुछ नहीं बचता। वह अकेली है, बेबस है। मार्कस उसे दोबारा रसोई में जाने का आदेश देता है। कुछ देर बाद बाहर ट्रक की आवाज आती है। मार्कस के बाकी 6 साथी आ चुके होते हैं। वे शोर मचाते हुए घर में घुसते हैं, जानवरों को पकड़कर ट्रक में भरने लगते हैं। मर्लिना रसोई की खिड़की से यह सब देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा होता है। घर के अंदर सभी डाकू बैठ जाते हैं। शराब की बोतलें खुलती हैं। गंदी बातें शुरू होती हैं। वे आपस में तय कर रहे होते हैं कि मर्लिना के पास सबसे पहले कौन जाएगा। मार्क्स हंसते हुए कहता है, सबसे पहले मैं। तभी मर्लिना की नजर रसोई के एक कोने में रखी जंगली बेरियों पर पड़ती है। ये देखने में आम फल जैसी लगती हैं, लेकिन असल में बेहद जहरीली होती हैं। मर्लिना चुपचाप उन बेरियों को पीसकर जहर का पेस्ट बना लेती है और उसे उबलते चिकन सूप में मिला देती है। उसी समय एक डाकू फ्रेंड्स रसोई में आ जाता है। वह खुशबू सूंघकर कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा टेस्ट करने दो। मर्लिना का दिल जोर से धड़कने लगता है। अगर फ्रेंड्स अभी मर गया तो सब चौकन्ने हो जाएंगे। लेकिन तभी बाहर से मार्क्स की आवाज आती है, फ्रेंड्स जाकर ट्रक चेक करो। फ्रेंड्स चला जाता है। मर्लिना राहत की सांस लेती है। सूप तैयार होता है। सब डाकू बिना सोचे समझे पीने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में जहर हर असर दिखाने लगता है। उनके गले बंद होने लगते हैं। वे तड़पते हैं, लेकिन चीख भी नहीं पाते। कुछ ही पलों में चारों डाकू वहीं ढेर हो जाते हैं। अब बचता है सिर्फ मार्क्स। मार्क्स अंदर कमरे में है। मर्लिना चुपचाप उसके पास जाती है। जैसे ही मार्कस पलटता है, मर्लिना पूरी ताकत से तलवार चलाती है। एक ही वार में मार्कस का सिर धड़ से अलग हो जाता है। अब मार्कस को मारने के बाद मर्लिना पूरी रात सो नहीं पाती। उसके कपड़े खून से सने होते हैं, हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन आंखों में डर नहीं, सिर्फ एक थका हुआ सन्नाटा। सुबह होते ही वह एक फैसला लेती है। वह तय करती है कि भागेगी नहीं। वह पुलिस स्टेशन जाकर सच कबूल करेगी। मर्लिना अपने पति की लाश के पास आखिरी बार खड़ी होती है, सिर झुकाती है, फिर एक कपड़े की पोटली बनाती है। उस पोटली में वह मार्क्स का कटा हुआ सिर रखती है, सबूत के तौर पर। इसके बाद वह घर को बंद करती है और अकेली निकल पड़ती है। तेज धूप, सूना रास्ता और कई किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद मर्लिना एक बस स्टॉप पर पहुंचती है। वहां पहले से एक औरत बैठी होती है। उसका नाम नोवी होता है। नोवी पूरी तरह थकी हुई, दर्द में और करीब 10 महीने की प्रेग्नेंट होती है। वह मर्लिना से बात करने लगती है और बताती है कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया है। लोगों का मानना है कि उसका बच्चा मनहूस है, क्योंकि वह उल्टा है और समय पर पैदा नहीं हो रहा।
यहां साफ दिखता है कि यह समाज औरतों के लिए कितना क्रूर है। काफी देर इंतजार के बाद भी बस नहीं आती। तभी एक ट्रक वहां रुकता है। ट्रक ड्राइवर दोनों को लिफ्ट दे देता है। ट्रक में पहले से कुछ लोग होते हैं, जिनमें एक औरत घोड़ों के साथ सफर कर रही होती है। मर्लिना अपनी पोटली को कस कर पकड़े रहती है। जब उस औरत की नजर पोटली पर पड़ती है और वह पूछती है कि इसमें क्या है, मर्लिना ठंडे और सीधे लहजे में कहती है, एक चोर का सिर। पूरे ट्रक में सन्नाटा छा जाता है। ड्राइवर घबराकर ट्रक रोक देता है और मर्लिना को नीचे उतरने को कहता है। वह कहता है, हम किसी कातिल को अपने साथ नहीं ले जाएंगे। मर्लिना बिना डरे अपनी तलवार निकालती है और ड्राइवर की गर्दन पर रख देती है। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं होता। वह सिर्फ इतना कहती है, गाड़ी चलाओ, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। डर के मारे ड्राइवर ट्रक फिर से चला देता है। रास्ते में नोवी को वॉशरूम जाना होता है। दोनों नीचे उतरती हैं। उसी जगह मर्लिना को अचानक दूर खड़ा मार्कस दिखाई देता है, वही इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए। यह असल में मर्लिना का डर और ट्रोमा होता है। उसका वह डर जो अब भी उसका पीछा कर रहा है। मर्लिना उसे इग्नोर करती है और आगे बढ़ जाती है। अब कहानी वापस मर्लिना के घर पहुंचती है। फ्रेंड्स, जो पिछली रात सूप पिए बिना चला गया था, घर लौटता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, उसका खून जम जाता है। डाइनिंग टेबल के पास उसके चारों साथी मरे पड़े होते हैं। वह चीखता है, गुस्से और दर्द में पागल हो जाता है। फ्रेंड्स अंदर वाले कमरे में जाता है और वहां उसे अपने लीडर मार्क्स की सिर कटी लाश मिलती है। अब उसे सब समझ आ जाता है, यह सब मर्लिना का किया हुआ है। वह कसम खाता है, मैं उसे ढूंढ कर मारूंगा। शहर पहुंचकर मर्लिना सीधे पुलिस स्टेशन जाती है। अंदर का हाल देखकर उसे झटका लगता है। पुलिस वाले सो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, किसी को किसी बात की परवाह नहीं। मर्लिना एक अफसर के सामने पोटली खोलती है। मार्क्स का सिर देखते ही सब सन्न रह जाते हैं। मर्लिना पूरी कहानी बताती है, चोरी, धमकी, रेप की कोशिश और आत्मरक्षा। लेकिन अफसर का रवैया शर्मनाक होता है। वह गंदे सवाल पूछता है, जब वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, तब मजा आया? मर्लिना अंदर से टूट जाती है, लेकिन चुप रहती है। जब वह पूछती है कि पुलिस उसके घर कब चलेगी, तो अफसर कहता है, हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, सरकार से फंड नहीं आया, 1 महीना लग सकता है। यही मर्लिना को समझ आ जाता है, यह सिस्टम सड़ा हुआ है। यहां इंसाफ की कोई जगह नहीं। वह बिना कुछ कहे मार्कस का सिर वहीं छोड़ देती है और बाहर निकल जाती है। बाहर एक ढाबे पर उसे नोवी मिलती है। नोवी रो रही होती है। वह बताती है कि उसका पति मिल गया था, लेकिन उसने उसे अपनाने से मना कर दिया। उसने कहा कि बच्चा मनहूस है। इसी वक्त फ्रेंड्स वहां पहुंच जाता है। वह नोवी को पकड़ लेता है और चाकू उसकी गर्दन पर रख देता है। वह चिल्लाकर कहता है, मार्क्स का सिर वापस करो, नहीं तो इस लड़की को मार दूंगा। मर्लिना चुपचाप वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद फ्रेंड्स नोवी को जबरदस्ती ट्रक में डालकर मर्लिना के घर ले आता है। शाम हो चुकी होती है। मर्लिना भी वहां पहुंचती है, लेकिन इस बार वह खाली हाथ नहीं होती। वह पुलिस स्टेशन से मार्कस का सिर वापस ले आई होती है। घर के अंदर नोवी को लेबर पेन शुरू हो जाता है। दर्द से वह चीख रही होती है। फ्रेंड्स मर्लिना को अंदर खींच लेता है और वही करने की कोशिश करता है जो मार्कस करना चाहता था। मर्लिना चीखती है। नोवी दर्द के बावजूद खुद को संभालती है। उसकी नजर तलवार पर पड़ती है। वह पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ती है और एक ही वार में फ्रेंच का सिर धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद सन्नाटा छा जाता है। नोवी जोर से चीखती है। बच्चा पैदा होने वाला होता है। मर्लिना उसे संभालती है। खून, दर्द और डर के बीच एक नई जिंदगी जन्म लेती है। एक स्वस्थ बच्चा। सुबह होती है, सूरज निकलता है। मर्लिना और नोवी बच्चे को लेकर घर से बाहर निकलती है। मर्लिना इस बार पीछे मुड़कर नहीं देखती। वे घोड़ों पर बैठती है और एक नई जिंदगी की ओर निकल जाती हैं। यही इस कहानी का अंत है।